हमारा 200% राय है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस और हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस ये संविधान के दायरे में रहकर फैसला नहीं देते, ये मनुस्मृति को आधार मानकर फैसला देते हैं कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस को तुरंत बैन किया जा सकता है। यानी बैकवर्ड कास्ट के लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं तब इनको कानून का हवाला देकर डराया जाता है। हम लोगों ने लगातार की हुई मेहनत, प्रयास और संगठित प्रयास के कारण स्वाभिमानी स्वावलंबी संगठन बनाने में हम कामयाब हुए। ये 26/11 के हमले की जांच भी निष्पक्षता से नहीं की गई। ये हमला आरएसएस से संबंधित आईपी के ब्राह्मण लोग और पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ने ग्रुप बनाकर किया। साथियों, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला एक विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 दिसंबर 1952 को पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी के हॉल में एक महत्वपूर्ण स्पीच दिया था, जिसका सब्जेक्ट था असली लोकतंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। यानी संविधान अमल होकर 2 साल हो चुके थे और बाबा साहब अम्बेडकर 22 दिसंबर 1952 को वहां गए और वहां पर उन्होंने एक बात उठाई। उसमें कई सारे मुद्दे खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पहली शर्त यह है, अगर भारत में लोकतंत्र कायम करना है तो पहली शर्त यह है कि भारत में गरीब और अमीर इसकी खाई नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र को कायम करना है तो मेरे अनुसार पहली शर्त यह है, अमीर और गरीब की खाई नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत गरीबी और भूखमरी में अव्वल आ गए हैं। अगर 22 दिसंबर 1952 का बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र के लिए पूर्व शर्त है कि भारत में विषमता नहीं होनी चाहिए, आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, सामाजिक विषमता नहीं होनी चाहिए। और अभी 2030 का हंगर इंडेक्स कह रहा है कि भारत भूखमरी और गरीबी में अव्वल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये मापदंड लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। दूसरा उन्होंने मापदंड रखा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। आज 2023 में देखा जाए मजबूत विपक्ष कहाँ है। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है ताकि तानाशाह पैदा हो सकता है, और वो तानाशाह ऐसा तानाशाह नहीं हो सकता है, आनुवंशिक तानाशाह पैदा हो सकता है। आनुवंशिक तानाशाह को रोकना है तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तीसरा मापदंड उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए एक और पूर्व शर्त है, और वो है कानून और प्रशासन के संदर्भ में सबके प्रति समानता। तो ये जो समानता का सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भी डाला है, और ये न्यायपालिका के लिए भी बंधनकारक है। क्यों बंधनकारक है? किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं हो सकता। मगर आज जुडिशरी को अगर देखा जाए तो आज जो लोकतंत्र का सत्यानाश हो रहा है, लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका एकमेव कारण है न्यायपालिका। न्यायपालिका का अनियंत्रण होना। न्यायपालिका का अनियंत्रण क्यों हो गया है? क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। भारत का लोकतंत्र प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। अगर ये पार्लियामेंट में है, अगर ये कार्यपालिका में है, तो फिर विधायिका में भी ये होना चाहिए। विधायिका में केवल और केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ब्राह्मण हैं। और प्रिवी काउंसिल, जब ब्रिटिश लोग जब भारत में हुक्मरान थे, तो ब्राह्मण लोग प्रे करते थे, मांग करते थे, डेलीगेशन जाकर अपना मेमोरेंडम सौंपते थे कि ब्राह्मणों को भी जुडिशरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो प्रिवी काउंसिल का रिकॉर्ड बताता है कि ब्रिटिश लोगों ने ब्राह्मणों को जजेस बनाने के लिए खुले तौर पर इनकार किया और इनकार करते हुए कहा कि ब्राह्मणों में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता। ब्रिटिश पीरियड में ब्राह्मण लोगों का अंग्रेज लोगों का यकीन और विश्वास नहीं था। तब भी हमारे लोग गुलाम थे, आज भी हमारे लोग आजादी में गुलाम हैं। ब्रिटिश लोगों का यकीन नहीं था, हमारा 200% ब्राह्मणों के जजेस पर यकीन और विश्वास नहीं है। थोड़ी अतिशक्ति होगी। हम लोगों ने बामसेब के मंच पर जब वकीलों का संगठन नहीं बनाया था, तब हम लोगों ने रिटायर्ड जजेस को बुलाते थे, मेश्राम साहब, कबड़े साहब, सीनियर वकील को बुलाते थे और सब्जेक्ट लगाते थे, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। तो कुछ वकील राजी होते थे और बोलते थे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे जुडिशरी के खिलाफ बोलना होगा। तो मेश्राम साहब बोलते थे कि अगर तुम लोग जुडिशरी के क्षेत्र के लोग हो, हम लोग नॉन जुडिशियल क्षेत्र के लोग हैं, हम तो मैदान की लड़ाई लड़ने में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो आप नहीं बोलेंगे तो समाज को कैसे पता चलेगा। तो बोलते थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अगर जुडिशरी के खिलाफ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। साथियों, ब्रिटिश जब भारत में थे तो ब्राह्मणों के बारे में उनका ये राय था। हमारा 200% राय है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस और हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस ये संविधान के दायरे में रहकर फैसला नहीं देते, ये मनुस्मृति को आधार मानकर फैसला देते हैं। और इसका आधार और इसका प्रमाण क्या है? अभी जो सर न्यायाधीश है, सो मोटिव, सर न्यायाधीश सो मोटिव भारत की संविधान की तौहीन होने वाली घटना को रोक सकता है। उसके लिए किसी को रीट याचिका डालने की जरूरत नहीं है। एक हमारे राजस्थान के शेड्यूल कास्ट के वकील गुजरात में सेटल हो गए और उनको ऐसा लगा कि कम से कम जुडिशरी के प्रीमाइसेस में, जुडिशरी के गेट के एंट्रेंस में कम से कम मनु का स्टैचू नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने, जो मूलतः राजस्थान का है, रहता गुजरात अहमदाबाद में, प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल एक रीट याचिका दायर की कि राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो मनु का पुतला है उसको तुरंत प्रभाव से सर न्यायाधीश आदेश देकर निकाल दिया जाए। क्या फैसला है? सर न्यायाधीश ने निकालने से मना कर दिया। यानी वो जो जजेस है, जैसे हमारे वक्ता बोल रहे थे, जज होता है, डॉक्टर होता है, वकील होता है। आप उसको किसी जाति, लिंग या उसका जेंडर या उसका धर्म के आधार पर मापदंड नहीं कर सकते। ये उपदेश करने के लिए सही है, ये उपदेश करने के लिए एकदम सही है, मगर भारत का चरित्र कास्ट का चरित्र है, जाति का चरित्र है, और भारत की न्यायपालिका का चरित्र मनुस्मृति का चरित्र है। संविधान ये नहीं चाहता। संविधान क्या चाहता है? संविधान चाहता है
सबके लिए न्याय होगा। कब होगा? जब जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव रहेगी। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2011 की बात है, जब मैं लखनऊ में था, वो रिटायर्ड होने के बाद उसको किसी फंक्शन के लिए बुलाया, सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज। उसने अपने वक्तव्य में ये कहा, खबर तो बहुत थोड़ी आ गई थी, बोला बहुत ज्यादा था, मगर उसकी खबर का सेंस ये था, लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उड़ता जा रहा है, लोगों को जजेस की बजाय गुंडों पर भरोसा बढ़ता रहा है। यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज खूब मान्य कर रहा है कि आम लोगों का जुडिशरी के ऊपर से यकीन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उसने दलील दिया। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत समय लगता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, किसी लोगों को उम्र गुजारनी पड़ रही है। तो लोगों को गुंडे को मिलो, पैसा दो और कुछ दिनों में फैसला मिल रहा है, तो लोगों का यकीन न्यायपालिका से उड़ रहा है। एक खबर यह आई, उसका हेडिंग था, यह खबर हिंदी या महाराष्ट्र के मराठी अखबार में आती तो हमें यहाँ कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वकील ही कदर कर देते, वकील ही विद्रोह कर देते। ये जानकारी वकीलों के पास भी नहीं है। जो जानकारी उनके पास होनी चाहिए, वकीलों के पास भी वो जानकारी नहीं है। एक खबर आई अंग्रेजी अखबार में जिसका हेडिंग था, एवरी 6th जज इज अंकल सिंड्रोम। हेडिंग है उसका, एवरी 6th जज इज अंकल सिंड्रोम। भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है, हर छठा जज रिश्तेदार है। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया था, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। तो सवाल खड़ा हो रहा था, इतनी उग्र भाषा का वो भी जुडिशरी के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? साथियों, बेलगाम इसीलिए हो गया है, अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों का न्यायपालिका पर 100% कब्जा होना, ये लोकतंत्र के पर्यावरण के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र का एक ढांचा है, लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये तो आनुवंशिकता ना सही आ गई। सुप्रीम कोर्ट बाय कास्ट ब्राह्मीण है और वो कैसे चुन रहे हैं? कोई कमीशन है क्या? यूपीएससी कमीशन है, उसी तरह जुडिशियल कमीशन है। तो उसका चुनाव करने की आधार क्या? जाति। तो भारत में जाति को ही आधार बनाकर फैसला दिया जाता है। हम साधारण कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। और मैं नॉन जुडिशियल क्षेत्र का आदमी हूँ और हम ये मानते हैं कि भारत का संविधान सही मायने में सेकुलर है। जब सेकुलर संविधान के प्रियम्बल में नहीं था तब भी भारत का संविधान सेकुलर था, मगर जब से सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया तब से भारत का संविधान कम्युनल बनाने की प्रक्रिया ज्यादा शुरू हो गई। हर एक संस्था का लोगो है, हर एक संस्था का, भारत का लोगो क्या है, जुडिशरी का लोगो क्या है, पुलिस का लोगो क्या है, कलेक्टर का लोगो क्या है? शेर का मुद्रा, सम्राट अशोक की शेर की मुद्रा, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगर सम्राट अशोक की मुद्रा है और सम्राट अशोक की मुद्रा के नीचे सुप्रीम कोर्ट नीचे लिख रहा है, सम्राट अशोक की मुद्रा है, और मुद्रा के नीचे क्या श्लोक है? महाभारत का श्लोक 13.153.39 श्लोक है, यतो धर्मस्तुतो जया, यतो धर्मस्तुते जया। कौन कह रहा है? अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार नहीं। संदर्भ के साथ लॉ में इंटरप्रिटेशन होता है ना, संदर्भ के साथ। क्या संदर्भ है? श्लोक है, यतो धर्मस्तुते
जय। अर्जुन अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार नहीं है, कृष्ण उसको उपदेश कर रहा है तुम्हें ये मारना ही होगा। तो वो कह रहा है कि जहां धर्म होता है उसी की विजय होती है, जहां धर्म है वही जीत है। तो भारत का डेमोक्रेसी में जुडिशरी क्या डेमोक्रेसी के अंदर आता है, बाहर आता है? भारत का जो राष्ट्रीय सिंबल है वो अशोक राजा का है, तो सारी सरकारी संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो सम्राट अशोक ने तो भी कोई मैसेज दिया होगा, सिंबल अशोक राजा का, नीचे स्लोगन महाभारत का। महाभारत अहिंसा का उपदेश नहीं कर रहा है, महाभारत क्या उपदेश कर रहा है? भाई को मारना चाहिए, यही धर्म है। तो कोई तालमेल हो रहा है, कोई तालमेल हो रहा है न्यायपालिका में। आपको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म थोपने का अधिकार नहीं है। ये तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है कि सिंबल अशोक राजा का और नीचे में से मारना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, ये स्लोगन ही वायलेंस पैदा कर रहा है। और इस स्लोगन को भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये हमारा आरोप है। भारत के सिटीजन, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा उन लोगों पर आरोप है। तो साथियों, न्यायपालिका अनियंत्रित क्यों हो गई? क्योंकि न्यायपालिका पर लोकतंत्र के विरोधी लोगों का कब्जा हो गया है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाईकोर्ट कल भविष्य में ऐसी लोग व्याख्या करेंगे, अगर लोगों को न्याय नहीं मिला तो लोग जुडिशरी को इसका जवाब देना होगा। हाई कोर्ट हायर बदमाश, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बदमाश। न्याय चाहिए लोगों को, विक्टिम को न्याय चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हाई कोर्ट हायर बदमाश, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बदमाश। जब राजीव गांधी को, अब ये विवाद है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सत्ता में बैठे हुए शासक लोग क्या दबाव डालकर फैसला देते हैं कि ये बहस का मुद्दा है? क्या कभी न्यायपालिका ने सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई फैसला दिया है? अभी तक बताओ। फैजाबाद जिले का कलेक्टर था, फैजाबाद जिले का एक कलेक्टर है और वो रिटायर्ड होने के बाद उसने अपना बायोग्राफी भी लिखा। पांडे नामक जज है, कृष्ण मोहन पांडे। उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, कृष्ण मोहन पांडे फैजाबाद जिले के जज थे और राजीव गांधी को लोकसभा का प्रचार करना था। राजीव गांधी ने उनको आदेश दिया कि जो विवादित मामला है मंदिर मस्जिद का, जिस पर आने जाने के लिए पाबंदी है, जिस पर ताला लगाया गया है, मुझे लोकसभा चुनाव का शिलान्यास अयोध्या से शुरू कर रहा है। तुम तुरंत जाकर मेरे फेवर में फैसला दो। जब तुम मेरे फेवर में फैसला दोगे, मैं तुम्हें लोकल कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बना दूंगा। पांडे, कृष्ण मोहन पांडे साहब ने फैसला दिया। फैसला देते समय क्या आधार बनाया कि मैं बैठा हुआ था, मेरी नज़र कोर्ट चेंबर में थी, विपक्ष दोनों वकील थे, मेरा कारकुन था। मेरी नज़र जो सामने जो खिड़की थी उसके बाहर गई, वहाँ मैंने काला बंदर देखा। लोग उसको कुछ खिला रहे थे, वो खा नहीं रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था और एकटक मेरी नज़र को मेरी तरफ देख रहा था, मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें और मेरी आंखें मैच हो गई, नज़र भेंट हो गई। फिर मुझे उससे दिव्य संदेश मिला। मैंने तुरंत कलम उठाई और मैंने आदेश दिया कि जो ताला खुलवाने का मामला पेंडिंग है, मैं ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया। जैसे मैंने साइन दिया, वो बंदर झूम उठा
नाचने लगा। मैं जब मेरी सरकारी गाड़ी से मेरे आवास पर गया तो चमत्कारिक बात देखिए कि मेरे सरकारी जो मकान था उसके बरामदे में वो काला बंदर वहाँ आकर झूम रहा था, नाच रहा था। वही वो बंदर था। मुझे यकीन हो गया मैंने जो फैसला दिया उचित फैसला दिया, सही फैसला दिया। ये बात पांडे जज ने हाईकोर्ट का जज बनने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद उसने अपनी बायोग्राफी लिखी और अपने बायोग्राफी में लिख के रखा है। पांडे साहब कितने मानोगे, लोकल कोर्ट के जज थे तो इतना खतरनाक फैसला दिया। जब वो हाई कोर्ट के जज बने होंगे और हाई कोर्ट के जज बनने तक, रिटायर्ड होने तक कितना सत्यानाश पांडे महोदय ने किया होगा, ये इस बात का सबूत है। ब्राह्मणों का जहां भी जाते हैं सत्यानाश होता है। मुसोलिनी कोई बड़ा विद्वान था, वो कह रहा वर्ल्ड वार में खामखा इतनी हिंसा करवा दी गई, इतना परमाणु बम उड़ा दिया गया। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो 5 या 10 ब्राह्मण उस देश में छोड़ दो, वो देश सत्यानाश हो जाता है। क्या कहना है, बड़े बड़े विश्व थिंकर लोगों का कहना है। तो न्यायपालिका का कब्जा होना ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो बातें मैडम शिंदे मैडम बता रही थी, जो बातें आपके अन्य वकील बता रहे हो कि हमारे वकीलों के ऊपर अटैक हो रहा है। एडवोकेट थोराट जी बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 2018 के आंकड़े, 2019 के आंकड़े बता रहे, तथ्य है। हम कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहे। मगर वकीलों को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट भी बना दिया जाए तो भी वकीलों का प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि न्यायपालिका का मूल चरित्र संविधान के खिलाफ बना दिया शासक जातु ने। उसकी संरचना में जब तक बदलाव नहीं होगा वकीलों का ही प्रोटेक्शन नहीं होगा। ब्राह्मणों का नियंत्रण न्यायपालिका से करना होगा और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करना होगा। आप तो छोटी डिमांड कर रहे हैं कि वकीलों को प्रोटेक्ट करने वाला कानून बनाना चाहिए। भारत के अंदर बार एसोसिएशन है और बार एसोसिएशन को देखते हो, उसके सारे के सारे जो लोग हैं प्रकाश लोग हैं, यानी उसके हेड भी ब्राह्मण हैं, जजेस भी ब्राह्मण हैं, वो मिली भगत करते हैं। और आरएसएस का एक संगठन है, मैडम बता रही थी कि वो किस तरीके से आरएसएस की पॉलिसी को वकीलों में फैला रहे हैं। तो साथियों, देश के न्यायपालिका के खिलाफ हमें हर जिले में संगठन का जाल निर्माण करके न्यायपालिका की शुद्धिकरण की मूवमेंट खड़ी करनी होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज क्यों होता है? दूसरा उधर ब्राह्मण जज होने से क्या दुष्परिणाम? दूसरा उधर ईडब्ल्यूएस का मामला आया, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला आया। किसी भी ब्राह्मण ने खुद को जला नहीं लिया, किसी ने अनशन पर नहीं बैठा, कोई आंदोलन दीर्घकाल तक नहीं चलाया। ब्राह्मण वर्ग को रातों रात सवर्ण आरक्षण दे दिया गया। सवर्ण बिल के नाम पर संविधान का पार्ट बनाया। उन्हें केवल रिजर्वेशन नहीं दिया गया, विधेयक पास कराया और वो उसको कानून संविधान में तब्दील किया गया। और जब ओबीसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उसमें जो जजेस महोदय है, वो एक जज महोदय कह रहा है कब तक रिजर्वेशन नामक शैतान को पाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजेस साधारण इंसान नहीं, असाधारण इंसान है। उसकी जुबान से गुंडों की तरह भाषा नहीं शोभा देनी चाहिए। वो कह रहा है कि मोदी सरकार को रिजर्वेशन के संदर्भ में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे और जैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी आर्थिक निकष लगाकर अंकुश लगाना होगा। ओबीसी गए, एससी एसटी पर क्रीमी लेयर लगाने की डिमांड हुई।
संविधान में क्रीमिलियर आधार ना शेड्यूल कास्ट के लिए है, ना शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ना बैकवर्ड कास्ट के लिए है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समझ में नहीं आता क्या कि संविधान में जो बात नहीं है उस बात की डिमांड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मगर उन्होंने ये डिमांड किया। साथियों, जजेस के जजमेंट की भी समीक्षा होती है, वो कोई खुदा नहीं है। जब संविधान लिखा गया तो संविधान निर्माताओं ने जजेस की भी समीक्षा करने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया। महाभियोग, इम्पीचमेंट करने का कानूनन प्रावधान किया। मगर 75 साल के तथाकथित आजादी के इतिहास में कितने जजेस के ऊपर हुआ? क्या है उसका इतिहास? देशद्रोही फैसले दिए गए। अभी जस्टिस गोगोई, मैं और दो उदाहरण देना चाहता हूं। जस्टिस गोगोई का फैसला, ईवीएम को लेकर फैसला और राम मंदिर का विवाद का फैसला, ये दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक महिला ने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसकी इंक्वायरी, स्वर न्यायाधीश की इंक्वायरी, आरएसएस का जो वर्कर, खानदानी वर्कर है, उस खानदान में जो कार्यकर्ता पैदा हुआ, जस्टिस बोबड़े गोगोई के बाद सर न्यायाधीश बने। मगर जस्टिस बोबड़े का दादा बाप वकील संगठन, जिस वकील संगठन की आप बात कर रहे थे, उसका फाउंडर, वो भी आरएसएस का वर्कर, उसने उसकी इंक्वायरी किया। जस्टिस बोबड़े ने गोगोई की इंक्वायरी किया महिला के आरोप लगाने पर। महिला की इंक्वायरी जस्टिस पटनायक के द्वारा करवाया। दोनों जजेस ने रिपोर्ट क्या दिया? दोनों जजेस ने दोनों को निर्दोष सिद्ध किया। ये भारत की जुडिशरी का पहला इतिहास है। आरोप लगाने वाली महिला भी निर्दोष, जिसके ऊपर आरोप लगाए वो भी निर्दोष। फिर फैसला क्या हुआ? जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल किया गया और मंदिर मस्जिद का मामला आस्था के आधार पर दिया। ये न्यायपालिका के जो मॉरल है, ये डाउन करने वाला जजमेंट है। जो मंदिर मस्जिद का जो फैसला आया, वो सुप्रीम कोर्ट के जो मान्यता है, जो मापदंड है, उसके खिलाफ जाकर फैसला दिया। श्रद्धा और आस्था के आधार पर फैसला दिया। जब श्रद्धा और आस्था के नाम पर फैसला दोगे तो कल ब्राह्मण कोई कोर्ट में जाएगा और कहेगा छुआछूत मानना मेरी आस्था का मामला है, शूद्रत्व का थोपना मेरी आस्था का मामला है, महिला को दासी बनाना मेरी आस्था का मामला है। यानी ये मामला हिंदू मुसलमान का मामले का निपटारा करने का मामला नहीं था। जो स्लोगन, जो बोध वाक्य उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया, वही हो गया। उसी के आधार पर यह फैसला दिया। साथियों, ईवीएम के मामले में आज जो बड़ी उग्र समस्या क्रिएट हो गई है, जैसे मैंने आरोप लगाया, ये न्यायपालिका के कारण हो रही है। सारी व्यवस्था भारत में क्रिएट हो रही है, इसका मूल जड़ न्यायपालिका है। न्यायपालिका का संतुलन बिगड़ गया है और शासक जाति के लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। इसका उदाहरण ईवीएम को लेकर रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया, जबकि वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। 17 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस लेकर गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। वामन मेश्राम जी का कहना है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है ईवीएम में गड़बड़ी 100% संभव है, इसीलिए गड़बड़ी को रोकने के लिए वीवीपीएटी लगाओ। वीवीपीएटी 2014 में इस्तेमाल नहीं की। वामन मेश्राम जी कह रहे हैं क्या 2019 में भी ऐसा ही करोगे आप लोग? विदाउट वीवीपीएटी चुनाव करोगे? जबकि आपका फैसला है विदाउट वीवीपीएटी चुनाव करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वामन मेश्राम के समर्थन में फैसला दिया। वामन मेश्राम का केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के ही जजमेंट की अवहेलना चुनाव आयोग कर रहा है, ये उनका केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 100% ईवीएम, 15 लाख ईवीएम, उतना ही वीवीपीएटी मशीन लगाया जाए।
वामन मेश्राम जीत गए। अब नरेंद्र मोदी को लगा कि अब मैं जीतने वाला नहीं हूं, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के लोगों को मैनेज किया। अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में भेजा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कितनी डिमांड किया, जबकि वामन मेश्राम नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, 100% वीवीपीएटी आ रही है, तो उसमें कांग्रेस का भी फायदा है, उसमें सभी दलों का फायदा है। मगर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहा है 50% वीवीपीएटी लगाओ, 50% गिनती करो, जबकि फैसला 100% का हो गया। साथियों, शासक जाति के लोगों ने आपसी समझौता किया और वामन मेश्राम जी के समर्थन में, लोकतंत्र के बचाने के समर्थन में जो फैसला आया, बिल्कुल उसके उल्टा दूसरे जज ने फैसला सुनाया, 2% गिनती करने का वाला फैसला, यानी 100% वीवीपीएटी लगाकर 100% गिनती करने का जो मामला था, उसके अगेंस्ट दूसरा फैसला आना, ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि न्यायपालिका का मिसयूज हो रहा है। हम लोग नॉन जुडिशियल लोग हैं, मगर हम हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये जानकारी इकट्ठा करके लोगों को बता रहे हैं। अगर वकील लोगों ने ये जानकारी इकट्ठा की और लोगों की मीटिंग करके लोगों को समझाया, तो लोग बोलेंगे वो जो भारत मुक्ति मोर्चा वाले लोग 2-2 घंटा उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं, तब भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मगर वकील जो बोल रहा है, पल्ले पड़े या न पड़े, लोग बोलेंगे वकील बोल रहा है, साधारण आदमी नहीं, वकील बोल रहा है। लोकतंत्र न्यायपालिका के कारण खतरे में है। साथियों, इसलिए न्यायपालिका के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा होना एक डेंजर बात है। आरएसएस का एक थिंकर था जिसका नाम है अरुण शौरी। अरुण शौरी ने किताब लिखी थी फॉलोइंग बैकवर्ड्स, उसकी एक किताब है फॉलोइंग बैकवर्ड्स। उस किताब में उसने, अरुण शौरी कोई रिटायर्ड जज नहीं है, अरुण शौरी कोई वकील नहीं है, एक्सपर्ट वकील नहीं है, मगर अरुण शौरी की वो किताब हमने पढ़ी तो लगभग 400 पन्ने की किताब है। उसने जुडिशरी के ऊपर इतने संगीन आरोप किए हैं, इतने संगीन आरोप किए हैं कि जुडिशरी के कोई रिटायर्ड जज ने भी उसकी समीक्षा नहीं की थी। उसका ये कहना था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और न ही माइनॉरिटी को सेफगार्ड के तौर पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और उसके अंदर उसने बार बार उस फैसले का आधार लिया, भारत सरकार बनाम, जो बड़ा फैसला सारे लोग चिल्लाते हैं 50% की मर्यादा लांघ नहीं सकते हो, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का फैसला बार बार कोट किया गया। और जब ये सवर्ण बिल का मामला आया तो इन्होंने खुद होकर 50 की सीमा लांघ दी, तब किसी को याद नहीं आया वो फैसला। यानी बैकवर्ड कास्ट के लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं, तब इनको कानून का हवाला देकर डराया जाता है, मगर अल्पसंख्यक के लोग गैर कानूनी ढंग से कब्जा करते हैं, तब उसकी चर्चा तक नहीं होती। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे, सावरकर भी वकील थे, तिलक भी वकील थे, सरदार दोनों पटेल भाई वकील थे, मुंजे भी वकील थे, गांधी भी वकील थे। गांधी जी 4 बार मैट्रिक फेल वकील थे, मगर वकील थे। बाबा साहब ग्रेजुएट वकील थे, मेरिटियस। तो बाबा साहब अम्बेडकर एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी आजादी की जंग लड़ रहे थे। गांधी नेहरू पटेल ब्राह्मणों की आजादी की जंग लड़ रहे थे। हम ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के शतक वर्ष के उपलक्ष्य में किस लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करने के लिए नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक किरदार है, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन शैली है, उससे हमें सबक मिलता है। हमारे लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो उनको फॉरेन में जज का ऑफर था, भारत में जज का ऑफर था, मन चाहे पोस्ट पर हो जा सकते थे,
दुश्मनों से समझौता नहीं किया, जिंदगी भर वकील रहे, आखिरी सांस तक वकालत करते हुए अपना जीवन यापन किया। उसी वकालत को समाज के आंदोलन के लिए लगाया, उसी वकालत के आधार पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 को सिद्धार्थ कॉलेज में अपने आंदोलन की समीक्षा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहा, समझाया कि जब मैंने सार्वजनिक जीवन में काम शुरू किया था और मैं जलगांव भुसावल जाता था मीटिंगें करने के लिए, तो मैं वहां देखता था कि अछूत लोग सड़क के किनारे खड़े होते थे कि कब जाकर ऊंचे जाति के लोग भोजन कर देंगे और उनका झूठा वो फेंक देंगे और अछूत लोग उसको इकट्ठा करके खाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ये देखा था, यानी हम जीरो में थे। जब मैंने ये किया तब हम जीरो में थे। आज हम 17 अगस्त 1952 को समीक्षा कर रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में हमारा संगठन नहीं है, देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर हुआ। इसका कारण हम लोगों ने लगातार की हुई मेहनत, प्रयास और संगठित प्रयास के कारण स्वाभिमानी स्वावलंबी संगठन बनाने में हम कामयाब हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उपदेश करते हुए कहा कि केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा अधूरा रहा कार्य को पूरा करो, इसके लिए जान की बाजी लगा दो। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा रहा कार्य को पूरा करने के लिए उच्च लेवल का माइंड चाहिए, और उच्च लेवल का माइंड अगर किसी जमात के पास है वो वकील जमात के पास है। उच्च लेवल की जो योग्यता है, उच्च लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है, लीडरशिप की उसके अंदर योग्यता है, उसके पास आर्गुमेंट करने का आधार है, उसके पास उसकी स्टडी है। मगर हमारे समाज में कितने वकील दिखाई देते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं और सामाजिक आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, तो हमारे लोग बहुत उनका गुणगान गाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी अपने समाज को ये नहीं कहा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत त्याग कर रहा हूँ, कभी नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा, मुंबई में परल की सभा में, कभी कभी मैं मेरे लोगों में जाता हूँ और उनका दुख दर्द देखता हूँ तो मैं भी हताश हो जाता हूँ, और कभी कभी मैं यकीन करने लगता हूँ कि मेरी जो छोटी जिंदगी है कभी मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। मैं इनको केवल ख्वाब दिखा रहा हूँ, ये कभी होगा या नहीं होगा मुझे यकीन नहीं होता है। और कभी कभी लगता है कि ये काम को मुझे त्याग देना चाहिए, मगर मैं इस काम को छोड़ता नहीं हूँ, त्यागता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरे लोगों की आंख में आशावाद देख रहा हूँ, मैं मेरे लोगों के अंदर होप्स को देख रहा हूँ। साथियों, इस आंदोलन को जन आंदोलन में अगर रूपांतरित करना है तो वकीलों को आगे आना होगा, वकीलों को आगे आना होगा। आप लोग ही बता रहे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हर क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और जो नई सिस्टम आपके ऊपर थोपी जा रही है, जो अभी फिजिकल आप कोर्ट को पेश होना, आर्गुमेंट करना, इसकी बजाय आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन वो परिणाम नहीं है, वो अल्पसंख्यक लोगों का नियंत्रण होने के कारण ये प्राइवेटाइजेशन है। 5-6 महीने पहले नासिक जिले का जो इगतपुरी कोर्ट है उसका विज्ञापन लोकमत सकाळ अखबार में आया था, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि कोर्ट के स्टाफ को प्राइवेट बेस पर भर्ती किया जाएगा। पार्किंग से लेकर, बाबू से लेकर और कोर्ट चेंबर में जितने कर्मचारी है इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरा जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरा जाएगा तो जज को खरीदना कितना आसान है। जब सारा का सारा मामला प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, उसका कोई कॉन्फिडेंस रहेगा, उसका कोई आधार रहेगा?
इसलिए साथियों, जुडिशरी का मामला केवल जुडिशरी का मामला नहीं है, हमारे लोगों को गुलामी की तरफ धकेलने का मामला है। दो और मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें अपेक्षा थी कि लोग कुछ बोलेंगे, और इसके ऊपर महाराष्ट्र के पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब बोलने वाले थे। ऐसा मानकर हमारे वकील लोगों ने शायद नहीं बात किया, और किसी कारणवश पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब यहाँ प्रस्तुत नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए। पूर्व आईजी साहब का यह आरोप है, बल्कि यह दावा है। दावा क्या है कि जांच एजेंसियां और न्यायपालिका के कारण ही आरएसएस के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। एक महाराष्ट्र का पूर्व आईजी ये दावा कर रहा है, और उन्होंने ये दावा इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और ये किताब केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि कई केसेस, कई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले, जजमेंट के ऊपर लिखा गया ये किताब है। मुझे उन्होंने निजी तौर पर बताया कि कई ऐसे जजमेंट है 2-2 पन्ने के, जिले का जजमेंट है, मगर 2-2 पन्ने के जजमेंट है, 5-5 हजार पन्ने की जजमेंट है। और उन्होंने मुझे शंका जताई, वो जो बम का मैकेनिज्म वाले जो शब्द है, वो शब्द केवल और केवल मिलिट्री विभाग के लोगों को ही समझ में आ सकते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी, या फिर उसकी संदर्भ में मैकेनिज्म करने वाले लोगों को समझ में आ सकता है। जजेस को ये कहां से समझ में आ रहा है? उन्होंने शंका जताई है कि क्या यह जजमेंट वास्तव में कोर्ट के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि वो भाषा, वो एजुकेशन या वो शब्दावलियां वो जज को जिंदगी भर मालूम नहीं है, उसको कहां से मालूम हो गए? तो उन्होंने इस किताब में कुछ तथ्य और सबूत पेश किए गए। हमने यहाँ पर विषय क्यों लगाया? मालेगांव नासिक जिले के अंदर आता है, मालेगांव नासिक जिले के अंदर आता है, और हम राष्ट्रहित के लिए कौन ये सम्मेलन कर रहे हैं? हम हमारे मुद्दे पर अड़ी गए, हम हमारे सिद्धांत पर अड़ी गए, मगर न्यायपालिका आतंकवादियों को पनाह दे रही है, न्यायपालिका टेररिस्ट लोगों को सहयोग कर रही है। इसका उदाहरण ये है, अभी पिछले हफ्ते लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जिसको बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद जमानत मिली और उसको आजीवन जेल में सड़ना तय है, क्योंकि 14 केसेस के फैसले अभी आना बाकी है, और उनके साथ ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जुड़ा हुआ है। मगर बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में होने के कारण लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एप्लीकेशन दिया और ये अर्जी लगाया कि उसके ऊपर ये सारे फर्जी मुकदमे हैं, उसको इससे रिलीज कर दिया जाए। भारत के अंदर जुडिशरी एक सर्वोच्च है, मगर पहली बार सुनाई दे रहा है कि पार्लियामेंट्री एक कमेटी होती है, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने अगर फैसला लिया तो उसको रिहा कर सकती है। यानी मामला सब जुडियस होने के बावजूद वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जा रहा है। ये बात जब हम लोगों को पता चली तो मालेगांव के जो मृत लोग थे, उनके वर्तमान जो वारिस है, उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल किया और कहा हमारी आपत्ति है, हमारे घर के लोग मरे हैं और इसी ने मारे हैं। साथियों, अभी वो मामला रुक गया है। यानी आम लोगों को इसके बारे में भनक नहीं है, आम लोगों को इसके बारे में कोई अवेयर किया नहीं जा रहा है। जुडिशरी में सब जुडियस होने के बावजूद सत्ता में बैठे हुए लोग उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रस्तुत करके उसको क्लीन चिट देने का अभियान कर रहे थे, मगर सजग लोगों ने उसको रोकने का काम किया। साथियों, मुशर्रफ साहब ने कुछ मिसाल प्रस्तुत किए हैं। उनका ये कहना है कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस को तुरंत बैन किया जा सकता है। इसके लिए केवल न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए, न्यायपालिका को राष्ट्रहित के लिए
निष्पक्ष रहना चाहिए और तथ्य और सबूत के आधार पर, और सबूत भी कैसे है, साइंटिफिक एविडेंसेस, केवल सबूत नहीं है, साइंटिफिक एविडेंसेस है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, असीमानंद, शंकराचार्य पांडे, सुनील जोशी, ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनका जेल में सड़ना तय है या इनको सूली पर चढ़ाना तय है, क्योंकि इनके खिलाफ एक नहीं हजारों एविडेंसेस है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में वो सबूत 44 ऑडियोज और वीडियोज पेश किए गए जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के निजी लैपटॉप से जब्त किए गए थे। उसने जो गुप्त मीटिंग की, इधर देवलाली, नासिक में देवलाली कैंप है, वहाँ गुप्त मीटिंग की, मध्य प्रदेश में की, फरीदाबाद हरियाणा में की, अलग अलग जगह पर मीटिंग की, गुप्त मीटिंग, उसके सारे वीडियोज उसने रिकॉर्ड किए, मगर एटीएस के प्रमुख ने उसको जब्त किया और वो सारे सबूत बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट कर दिए। जिस दिन उन्होंने वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का तय किया, उसकी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, आरएसएस के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश हो रहे हैं और शाम को इसके ऊपर स्पेशल कार्यक्रम इतने बजे आज तक चैनल, फलाना चैनल पर प्राइम टाइम पर शो चलेगा, इसकी विज्ञापन आना शुरू हो गया। जैसे ही आरएसएस के ऊपर ये मामला राष्ट्रीय मीडिया में मुद्दा बन गया, उसी समय सीएसटी के ऊपर गोलीबारी हुई और आम लोगों को टमाटर की तरह मार दिया गया। पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब का दावा है कि वो जो अटैक किया गया 26/11 का हमला, ये 26/11 के हमले की जांच भी निष्पक्षता से नहीं की गई। ये हमला आरएसएस से संबंधित आईपी के ब्राह्मण लोग और पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ने ग्रुप बनाकर किया। साथियों, आरएसएस के लोगों से संबंधित जांच का मामला है, कितना बड़ा गंभीर मामला है, कितनी बड़ी संगीन अपराध का मामला है। उनका ये कहना है कि 26/11 का हमला प्लानिंग के तहत किया गया और ये हमले की साजिश आरएसएस के लोगों की थी और उनका ये दावा है और उन्होंने ये प्रूव किया है। एक कोर्ट है अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट कोर्ट का फैसला ने जांच के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह फैसला सुनाया कि आरएसएस से संबंधित 3 लोगों को आजीवन कारावास का फैसला अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस घोषित करता है। आरएसएस से संबंधित 3 लोगों को आजीवन कारावास घोषित किया कोर्ट के फैसले के आधार पर। अब हम ये दावे से कह सकते हैं आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उनके 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा क्यों हुई? एक मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है मगर उसकी कोई खबर नहीं आ रही है, उसके ऊपर कोई टीवी में चर्चा नहीं हो रही है, और वो मामला है नांदेड़ बम ब्लास्ट केस 2006। और ये बम ब्लास्ट किसने किया? बजरंग दल का एक शिंदे नामक मराठा युवा अब कोर्ट में गया, नांदेड़ कोर्ट में, और नांदेड़ कोर्ट में उसने दावा किया कि उसकी जो गुप्त मीटिंग हुई थी बम ब्लास्ट की, उसमें मैं शामिल था, क्योंकि मराठवाड़ा में कौन कौन से मस्जिदों के सामने बम ब्लास्ट करना है वो उस मीटिंग में डिस्कशन किया गया था और उसका ट्रेनिंग आरएसएस नागपुर हेडक्वार्टर में दिया गया था। 40 दिन का उनका ट्रेनिंग कैंप होता है, उसमें शस्त्र अस्त्र चलाने का भी ट्रेनिंग होता है। और वो ट्रेनिंग देने के लिए आईबी का आदमी आया था जिसका नाम था मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती तो हीरो है, मिथुन चक्रवर्ती बम ब्लास्ट का कैसे ट्रेनिंग दे सकता है? तो साथियों, जो क्राइम करने वाला होता है वो फेक नाम धारण करता है। जैसे असित चटर्जी, गोल्ड मेडलिस्ट साइंस का 1961 का, उसका नाम है असित चटर्जी, बम ब्लास्ट किया, डुप्लीकेट नाम धारण किया। असीमानंद, बम फूटेगा, मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगेगा, आनंद आनंद नहीं रहेगा, असीम आनंद होगा। कितना बढ़िया नाम, असीम आनंद। आईबी का आदमी है, उसका नाम है देव, देव ब्राह्मण का सरनेम है। आईबी का आदमी ट्रेनिंग दे रहा है
मगर फेक नाम क्या धारण किया है? मिथुन चक्रवर्ती। उसने सारे रिकॉर्ड नांदेड़ कोर्ट में पेश किए। नांदेड़ कोर्ट इस मामले पर खड़ा हो गया कि 16-17 साल बाद यह आदमी कहां से उगाया, क्या इसको लीगली पार्टी माना जा सकता है क्या? उसने जिन जिन लोगों के नाम दिए, बाद में सीबीआई और सीआईडी ने मान्य किए कि ये जो नाम बता रहा है वो सही है, मगर लोकल कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया और फिर ये मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा हुआ है। नांदेड़ के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ वो बम बनाते हुए ही फट गया। राजू कोंडूरवार उस व्यक्ति का नाम है। बम फट गया, फटने की वजह से कुछ लोग मर गए, कुछ घायल हो गए। इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सबूत सामने आ गया था कि आरएसएस के लोग ही देश भर में बम ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर 2006 में वो पकड़ा जाता, मालेगांव का बम ब्लास्ट नहीं हो पाता। कांग्रेस की सरकार थी, सबूत मिल गया था, मगर आईबी के ऊपर आरएसएस के ब्राह्मणों का नियंत्रण था। साथियों, मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, उसमें इसका फोन टैप हुआ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। वो कह रही है, फोन पर डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, इतने कम लोग क्यों मरे? प्रज्ञा सिंह ठाकुर का रिकॉर्ड जो कोर्ट में पेश किया गया, इसका टेलीफोन रिकॉर्ड जो पुलिस के द्वारा उसका टेलीफोन रिकॉर्ड किया गया और पेश किया गया, इतने लोग क्यों मरे? साथियों, जो लोग जिसने खुद कन्विंस किया है कि बम ब्लास्ट मैंने किया है, साथियों आज वो पार्लियामेंट के अंदर है। जिसको जेल में होना चाहिए था वो आज पार्लियामेंट के अंदर है। अगर आतंकवादी लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो वही हाल होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा था, इशारों में कहा था, धार्मिक प्रतीकों की भाषा में कहा था कि संसद एक पवित्र मंदिर है। हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, मगर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमता का सही मायने में समाधान नहीं हुआ और अल्पसंख्यक लोगों का इसके ऊपर कब्जा हुआ। जिन्होंने ये समस्या पैदा की है तो शैतान लोग इस पवित्र मंदिर पर कब्जा करेंगे और इस पवित्र मंदिर को ढांचे से उखाड़ फेंकेंगे। आज ये टेररिस्ट लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं तो आज आवाज उठ रही है, संविधान बदलना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं, वकीलों का पेशा सभ्य लोगों का पेशा है। वकीलों का पेशा सिविलाइज सोसाइटी को कायम करने वाला है, इसीलिए वकीलों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। आप चर्चा कर रहे हो, आपकी चर्चा का मामला क्या है? सिविल सोसाइटी को कायम करना है, तो वकीलों की भी सुरक्षा का मुद्दा अहम मुद्दा होना चाहिए। आपका पक्ष वकीलों को बचाने का है और आपके एनिमी का पक्ष संविधान को खत्म करना है। दो मुद्दे खड़े हो गए हैं। हम हमारी इज्जत बचाना चाहते हैं, हम हमारा मान सम्मान बचाना चाहते हैं, मगर हमारी इज्जत और हमारा मान सम्मान संविधान के अंदर है और संविधान को अमल में लाने का काम SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के हाथ में है। मगर अल्पसंख्यक लोग ईवीएम के द्वारा कब्जा कर चुके हैं और ईवीएम के द्वारा कब्जा कर चुकने के कारण साथियों अल्पसंख्यक लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर इतना राज आ गया है, इतना राज आ गया है कि अब कोई विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं है। हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई पुलिस आया क्या? कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो पुलिस की हाजिरी पहले नंबर पर होती है। पुलिस दिखाई दे रहा है या क्या? पुलिस का दायित्व तो नहीं है, ये तो सिविल लोग हैं, ये तो हमारी तरह इस देश सेवा में लगे हुए हैं। क्यों नहीं आए? उनको मालूम है ये बीजेपी RSS की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अब जब ये RSS की धज्जियां उड़ा देंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमें तो रिपोर्ट देना पड़ेगा। साथियों, एक किरदार हो गया लोकतंत्र का, एक कैरेक्टर हो गया। तो भारत में अगर मान सम्मान चाहिए तो अब सड़क पर उतरने की तैयारी करना होगा। ब्रिटिश लोग जब यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म करते थे तो तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोग कहते थे हम सविनय कानून का भंग करेंगे। शब्द प्रयोग क्या होता था?
सविनय कानून का हम भंग करेंगे, तुम्हारी इस आदेश की कॉपी को लेंगे और जला देंगे, चौक चौराहे पर लाकर जला देंगे। साथियों, अब आपको भी मालूम है, आप जिसके वकील बने हुए हो उसका चेहरा कितना मायूस हो गया है। वो आपको बार बार पूछ रहा है, साहब मैडम कब तक फैसला आने वाला है। आपको भी मालूम है फैसला आने वाला जल्दी नहीं है। आप उसको गुस्से में कहे तो वो मेरे बाप का है क्या कोर्ट, वो क्या हमारे घर का है क्या। उसकी प्रोसीजर होती है, उसका लॉ प्रोसीजर है। आप लोग कुछ भी करते रहते हो, उठ पटांग कुछ भी बोलते रहते हो। आपको भी मालूम है उसको डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो विक्टिम है और उसकी उम्मीद आप पर टिकी हुई है। वकील को ही वो अपना वास्तविक नेता मान रहा है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई, उसकी भी आशा है। साथियों, अब जुडिशरी खत्म होने के कगार पर है। उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, यशवी लेवल का प्राइवेटाइजेशन। यशवी लेवल का व्यक्ति जिसके पास आईपीसी, सीपीआर, आपकी भारतीय दंड संहिता और सारा कानून उसके पास है, वो एफआईआर करेगा तब मामला कोर्ट में पहुंचेगा। उसका अगर तहसीलदार प्राइवेटाइजेशन, तहसीलदार लेवल के पोस्ट का प्राइवेटाइजेशन, एसपी लेवल का प्राइवेटाइजेशन, साथियों हर विभाग का प्राइवेटाइजेशन है। यही हाल रहा तो 2-5 साल में जजेस भी प्राइवेटाइज बेस पर नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि उनको प्राइवेटाइज लेवल के लोग क्यों चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पद पर रिप्रेजेंटेटिव एससी एसटी ओबीसी के लोग रहेंगे तो अपने लोगों के खिलाफ इतने नालायकी पर जाकर कठोर फैसले नहीं दे सकते। आर्मी का प्राइवेटाइजेशन, आईएएस आईपीएस का पीछे के दरवाजे से नियुक्तियां, सभी सरकारी उद्योग कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन। मान लो मैंने केस लिया और मैंने शिंदे मैडम को कहा कि कल मैडम ये कार्यक्रम खत्म होते ही आपको बॉम्बे हाई कोर्ट चल रहा है और मेरी रीट पिटीशन आपको दायर करनी है कि भारत सरकार की कंपनी रेल विभाग का मालिक गौतम अडानी को क्यों किया, ये मुझे रीट पिटीशन में डालना है। शिंदे मैडम बोलेगी इसका फैसला तो होगा ही नहीं, जज क्यों अडानी के खिलाफ फैसला देगा। तो साथियों, देश को बर्बाद करने पर जो लोग तुले हुए हैं तो इसका समाधान किसको करना होगा। वकीलों को लगता है अगर मैं इनके उग्र आंदोलन में आ जाऊं तो मुझे जो आधार दिया उन्होंने, जो सर्टिफिकेट दिया है, कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। जो रोजी रोटी का मामला है वो भी खारिज हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने वो रिस्क लेने का तय किया। रिस्क लेने का ये तय किया, भारत और देश को बचाने के लिए आने वाले 26 तारीख को मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर 5 लाख लोगों का हम मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। यानी आपकी जुडिशरी की समस्या, सिविल सोसाइटी की समस्या, सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन का बंदोबस्त किए बगैर आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आने वाले 26 नवंबर को 5 लाख लोग मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर जा रहे हैं और इसकी पूरे देश भर में तैयारी चल रही है। अभी ईवीएम ही नहीं चाहिए। अभी हम तो ये कह रहे थे कि ईवीएम मशीन अगर कर ला रहे हो और 2024 का चुनाव अगर कर रहे हो तो 100% वीवीपीएटी लगा। अब हमारा वीवीपीएटी पर भी यकीन नहीं है और ईवीएम पर भी यकीन नहीं है। अब ठप्पे लगाने वाला चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो ये बात नहीं मानते हैं तो 2024 के चुनाव में हम लोग वोटर भी है, वोट डालने के नाम पर जाएंगे, ईवीएम मशीन को फोड़ देंगे। जब हम फोड़ देंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा। जब हमारे ऊपर एफआईआर होगा तो मामला कोर्ट मामला बनेगा, तो उसका जमानत लेने का मामला आएगा। तो जमानत लेने का मामला कौन आगे आएगा? इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन। देश हित के लिए जब देश का संविधान का ढांचा बदल दिया जा रहा कानून रहेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने 22 दिसंबर
1952 के भाषण में मैसेज देते हुए आखिरी में कहा, मुझे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है कि उसका आने वाला स्वरूप क्या होगा, उसका अकराल विकराल स्वरूप क्या होगा, वो कितने लेवल पर हिंसा कर सकता है, लोग क्या कर सकते हैं, इसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वार्निंग किया था, आम लोगों की मीटिंग में नहीं कहा, पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ के सामने किया और वहां जो गेस्ट थे पूना कोर्ट के सारे जज थे, वकील तो थे ही, जज भी थे। तो साथियों, अब हम लोग इस बात को लेकर गंभीर है कि देश को बचाने के लिए वकीलों को आगे आना होगा, वकीलों को कुर्बानी देना होगा, संगठन बनाना होगा। केवल पेट पालना ये मनुष्य का गुण तत्व नहीं है। समाज को ज्ञान देना, समाज का संगठन बनाना, स्वतः इसके लिए पहल करना, सैक्रिफाइस करना, ये काम वकीलों का भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने काका कालेलकर कमीशन के सामने बात कही थी, अभी तो कोई वकील उसके लिए दिमाग लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने संख्या की गिनती की थी, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर होंगे, उस समाज की तरफ टेढ़ी आंख से भी आपका दुश्मन नहीं देखेगा। वकील की अहमियत कितनी है, इसलिए राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना, देशव्यापी संगठन का जाल फैलाना, ये हमारे लिए पूर्व शर्त है। हम ये संगठन वकीलों का बना रहे हैं क्योंकि हमें इस व्यवस्था में बदलाव करना है, आमूलाग्र बदलाव करना है, इस देश को गुलामी से आजाद करना है। और देश को गुलामी से अगर आजाद करना है तो कुछ लोगों को बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है, बहुत अच्छा उससे रिसोर्स आ रहा है, क्योंकि आपके पास बढ़िया माइंड है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है। तो बाबा साहब ने कम से कम 20 वकील तो कहा, तो महाराष्ट्र से नहीं तो देश से तो सही 20 वकीलों को अपना प्रैक्टिस छोड़ना होगा और फुल टाइम मैं वकीलों का संगठन बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में घूमता हूँ और अलग अलग राज्यों में वकीलों का संगठन बनाता हूँ। अरे इतना तो एक जीवन में सैक्रिफाइस करना चाहिए। ये हमारे लोग वकील लोग हैं, इनको अगर पूछो, ये हमारे एलवेज थोरात है, वो हमारे पंकज, वो कहते हैं कि सर संडे के दिन भी आप लोग छोड़ते नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ बहाना करके कार्यक्रम में आता हूँ, मीटिंग में आते हैं मैडम, तक संडे में। तो ये लोग संडे मिशन के लिए दे रहे हैं, हमारा लोग संडे मटन डे कर रहे हैं। हमारे लोग संडे को क्या करना चाहिए, मिशन डे, मेरे पुरखों का कर्जा है हमारे ऊपर, इसको मुझे चुकता करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। आखिरी में एक मैसेज देता हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, कुर्बानी दिए बगैर आपको मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। मान सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता, मान सम्मान मेमोरेंडम या ज्ञापन देने से भी नहीं मिलेगा। अगर आपको आपकी समस्या का हल करना है तो आपको टारगेट है कि अब 2023 चल रहा है, 2024 के दिसंबर तक हम सभी जिलों में वकीलों का संगठन खड़ा करेंगे। जो नासिक जिला है, हमारे हर तहसील में हर कोर्ट है, वहाँ पर संगठन करेंगे, जिला लेवल का संगठन करेंगे। तो आपको महाराष्ट्र का टारगेट है, आपको देश का टारगेट नहीं है। आपको हर जिले में संगठन का निर्माण करना होगा, कमिटियों का गठन करना होगा। अब ये काम करना है तो इधर सुनना पड़ता है, तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अपना तर्क और बुद्धि ब्राह्मणों के फेवर में नहीं, अपने समाज के फेवर में इस्तेमाल करना पड़ता है। वकील लोग किसी का भी नहीं सुनते, वकील लोग किसी का भी नहीं सुनते, तो आधे सेंटेंस में काट देते हैं। आपका बुद्धि, आपका हुनर, आपका पैसा, आपके पास टैलेंट है, वो केवल और केवल समाज के लिए लगाना होगा, तभी आपके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी संगठन, देशव्यापी मूवमेंट खड़ी होने के लिए एक बड़ा योगदान होगा। जरूरी नहीं कि आप वकीलों का ही काम करो, आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप देश का नेतृत्व कर सकते हो। देश को बचाने का मामला है
तो इसके लिए अभी आप लोगों को इस राज्य अधिवेशन के मौके पर अगले साल जब दूसरा राज्य अधिवेशन करेंगे तो हमारा संगठन का जाल, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विस्तार सभी कम्युनिटी के वकीलों के बीच में फैलना चाहिए। इसके लिए लगन से काम करना चाहिए और जो भी समय मिलता है, अभी हॉलीडे मिलने वाला है, दिवाली का छुट्टियां मिलने वाली है, तो दिवाली के छुट्टियों में परिवार वालों को उनके मायके जाना है, बच्चों को जाना है, जाने दो। और वकीलों को ये जो देशव्यापी मूवमेंट चल रही है इसमें इन्वॉल्व होना है, आपका संगठन बनाना है, आपके समय का ज़्यादा सदुपयोग करना है। ये बात, ये संदेश मैं इस मौके पर देता हूँ। मैं खुद एक प्रोफेसर था, मैं 2 बार नेट हुआ हूँ। मैं वकीलों को उपदेश कर रहा हूँ तो नए वकील बोलेंगे ये बड़े उपदेश करने वाले लोग हैं, वकीलों को उपदेश कर रहे हैं। मैं इधर ही मिलिंद कॉलेज में पढ़ा, पिछले 17 साल से फुल टाइम के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं फुले शाहू अम्बेडकर की विचारों का प्रचारक हूँ और मुझे बहुत सुकून से नींद आती है। जब मैं शाम को सोता हूँ तो मुझे एक सुकून से नींद आती है। जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं, हमें आनंद आता है। इस स्ट्रगल में, इस पीड़ा में हमें बहाना नहीं आता, इस पीड़ा में, इस दुख में हमें आनंद आता है। हम हमारे पुरखों का काम करें, हमारे बाप दादाओं का काम तो हमें ही करना होगा। हमारे बाप दादाओं का काम अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। मैं एहसास दिलाने के लिए आखिरी एक उदाहरण देकर मेरी बात खत्म कर दो। एहसास, जागृति का मतलब एहसास भी होना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, शुरू में तो उनकी बैरिस्टरी चलती ही नहीं, होशियार थे, टैलेंटेड थे, जाति का सिक्का लगा हुआ था। आज भी हमारे लोगों को जाति की प्रताड़ना होती है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। पांडे दुबे केबिन, एसी वाली केबिन, और हमारी एससी एसटी ओबीसी के वकील, उनके ऊपर ठीक से छत भी नहीं है, वो धूप में बैठे हुए वो टाइप कर रहे हैं, वो साधारण लोग उनको, मतलब आज भी भारत में अपर कास्ट लोगों के चेंबर हैं मगर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का खुद का अपना ऑफिस नहीं है कोर्ट परिसर में। ये हालत नॉर्थ इंडिया में ज्यादा खराब है। आप देखोगे तो आपको रोना आएगा कि क्या है, उधर भी अनटचेबल हो, उधर भी शूद्र हो और जुडिशरी क्षेत्र में भी आप साधारहीन बनकर बैठे हुए हो। अगर उसके पास सोर्स रहेगा तो अपना चैम्बर बनाएगा। जाति के आधार पर हमारे लोगों की वकालत तो बहुत सालों के बाद उसको मान्यता मिलती है। आज भी यही हालत है। बाबा साहब की वकालत करते थे मगर वकालत करते समय ज़्यादा समय समाज को लगाते थे। अब ज़्यादा समय समाज को लगाते थे तो उनका ज़्यादा समय समाज पर लगाने के कारण उनकी पत्नी अनपढ़ थी, अब वो बीमार बच्चा हो गया। अब पत्नी इस राह पर थी कि अगले हफ्ते आने का बोला है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। 15 दिन बाद आ गए, बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया, अस्पताल चले गए, बच्चा मर गया। 1 बच्चा मर गया, 2 बच्चा मर गया, 3 बच्चा मर गए। जब तीनों बच्चे मर गए तो रमाबाई को एहसास हुआ और उस दिन रमाबाई, बैरिस्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब को बैरिस्टर कहते थे लोग, समाज के नेता थे, बड़े वकील थे। रमाबाई ने अपने पति के सामने अपने दर्द भरे शब्दों को इजहार किया कि मुझे मालूम है कि अब ये गंगाधर जो बीमार है ये भी मरने वाला। तो बाबा साहब ने कहा तू ऐसे कैसे बोलती है, तो ये माँ होने के कारण तुम्हें तो कोई प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है मरने वाला है। तो रमाबाई ने उसको, बाबा साहब को समझाते हुए कहा, हर एक के बच्चे बीमार होते हैं मगर हर एक के बच्चे नहीं मरते। हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारे ही क्यों मरते हैं। बाबा साहब बैरिस्टर है, रमाबाई का एजुकेशन कुछ भी नहीं है मगर रमाबाई को अनुभव से ज्ञान मिला कि मेरा पति समाज के काम के लिए भागम भाग कर रहा है और मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। और उनकी वकालत को जो पैसा आता है वो तो समाज के लिए लगा रहे, संगठन बनाने के लिए लगा रहे, तो मेरे पास पैसा होता ही नहीं है। मैं उनके आने की राह देखता हूँ। हम अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर कहता लेट कर दिया, बच्चा मर जाता है। बाबा साहब भी पिता थे, उनके आँख में आंसू आ गए। बाबा साहब ने जीवन में शपथ लिया था कि जिंदगी भर मैं सरकारी जॉब करूँगा नहीं। बाबा साहब एज ए प्रैक्टिस वकील थे मगर बाबा साहब ने जज का ऑफर आने के बावजूद भी जज का ऑफर नहीं लिया, लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल का ऑफर आने के बावजूद भी
लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल का ऑफर नहीं चॉइस किया। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का दर्द देखकर और अपने बीमार बेटों के सूखा हुआ मुरझा हुआ चेहरा देखकर बाबा साहब ने उसी क्षण तय कर लिया कि मैं अब सरकारी जॉब करूंगा, ताकि मेरे जेब में पैसा रहेगा तो मेरी पत्नी को इस तरह से बोलने का अवकाश नहीं मिलेगा। उसकी वैसी जिम्मेदारी है, मेरी भी एक पिता होने के कारण जिम्मेदारी है। तो बाबा साहब ने कहा मैं अब लेट में सभा को जाऊंगा, पहले अस्पताल लेकर चलते हैं। बाबा साहब और रमाबाई अस्पताल चले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने नाड़ी देखकर वही कहा जो इसके पहले उन्होंने कहा, आपने लेट कर दिया है, मैं इसकी बचाने की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, थोड़ी देर में बच्चा दम तोड़ देता है। रमाबाई रोने लगती है। बाबा साहब अपने जेब को हाथ डालते हैं, पैसे कम थे, पूरी ट्रीटमेंट का भी पैसा बाबा साहब नहीं दे पाए। तो बाबा साहब ने हवाला दिया, मैं उस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरा नाम है, कोई भी किसी को पूछो, मैं आपके बचे कुचे पैसे लौटा दूंगा, मैं वकील होने के नाते मेरे ऊपर यकीन करो। डॉक्टर ने बहुत देर बाद मान लिया। बाबा साहब अपने बेटे की लाश घर पर लेकर आए और परल की 10 बाय 12 की खोली में बाबा साहब ने अपने बच्चे की लाश को रखा। रमाबाई छाती पीट पीट कर रोने लगी। आसपास के लोगों को पता चला कि बाबा साहब का ये लड़का भी दम तोड़ दिया है। रमाबाई की चीख से लोगों ने अंदाज बांध दिया वो सही था। बहुत सारे महिला पुरुष आए, लोग रोने लगे कि बाबा साहब दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी, मगर उसके बच्चे ही नहीं बच पाते। लोग भी शोकाकुल हो गए। एक बुजुर्ग आदमी ने बाबा साहब को कहा, भीमराव आप कितने देर तक रोते हो, 4 पैसे हो तो दो, हम मार्केट में जाते हैं और बच्चे की लाश पर कफन का कपड़ा पहनाने के लिए लेकर आते हैं। ये सुनकर बाबा साहब हिचकिया देकर रोने लगे। मराठी में आप उसको कहते हुनके देऊन रडणे, हिचकिया देकर रोने लगे। उस रोने का अर्थ आम लोगों ने मान लिया, पिता का हृदय है तो शायद आप बच्चे का चेहरा नहीं देख पाएंगे, इसलिए शायद बाबा साहब रो रहे हैं। मगर उनकी हिचकियों का अर्थ माता रमाबाई को ही मालूम था। रमाबाई को महिलाएं बहुत पीठ पीछे बोलती थी कि इसका जो लुगड़ा है, उसकी जो साड़ी है वो फटा पुराना है। तो बाबा साहब को कंप्लेंट आता था, तो रमाबाई को एक दिन महंगा लुगड़ा ला कर दिया। तो रमाबाई अंदर गई, उस महंगे कपड़े का पल्लू फाड़ा और माता रमाबाई ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे को उस कपड़े में लपेटकर मिट्टी में दफन किया। बाबा साहब उस समय समाज के नेता भी थे और बाबा साहब उस समय समाज के वकील भी थे। बाबा साहब ने कभी समाज को ताना नहीं मारा, मैं समाज का समय दे रहा हूँ इसलिए मेरे बच्चे को सही समय पर अस्पताल नहीं लेकर गया। बाबा साहब ने कभी समाज को डांटा भी नहीं। बाबा साहब ने अपने बच्चे का क्रियाकर्म किया और आखिरी दिनों में बाबा साहब ने 3-4 लाख लोगों की भीड़ में सार्वजनिक तौर पर कह दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की शताब्दी, वकालत की शताब्दी के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने 1 लाख रुपए निधि आंदोलन दिया। अगर आप लोगों ने हर जिले में अगर संगठन खड़ा किया, हर तहसीलों में संगठन खड़ा किया और आप लोगों ने कहा ज़्यादा नहीं, 2 दिन की कमाई में मेरे राज्य अधिवेशन के लिए देता हूँ। अगर आपका हर जिले में संगठन खड़ा हो जाए, हर तहसील में संगठन खड़ा हो जाए, तो आपको दूसरे के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे मेरे ही कमाई का अगर इतना हिस्सा दे दूँ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, कम से कम मुझे उस कलंक को लेकर नहीं घूमना है। तो साथ ही इस देश में क्रांति होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारे क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, न्यायपालिका का भी प्राइवेटाइजेशन 25% से ज़्यादा हो गया है। आने वाले समय में आपकी भी लड़ाई समाज को लड़नी होगी। इससे अच्छा है आप समाज के पास गिड़गिड़ाओ कि मेरी लड़ाई लड़ो, इससे अच्छा है आप ही समाज की लड़ाई लड़ो, क्योंकि आप स्वाभिमानी हो, आप स्वावलंबी हो। तो स्वाभिमानी और स्वावलंबी लोगों को अपने पुरखों की विरासत को बचाना होगा,
अपने पुरखों की आंदोलन को ज्वाला हाथ में लेनी होगी और ये जागृति का कार्य हर जिले में आप लोगों को फैलाना होगा। ये संदेश यहाँ से आप लेकर जाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर दादर जाना है, वहाँ से मुझे मेहसाना जिले में जाना है गुजरात के, और मेहसाना जिले में कल नरेंद्र मोदी का जो गांव है वड़नगर, वहाँ स्टेट लेवल का कार्यक्रम है और वहाँ कल मेरा स्टेट लेवल का कार्यक्रम है। और मुझे फोन आ रहे हैं कि आपके कार्यक्रम से नरेंद्र मोदी डर गए हैं, आप 29 को आ रहे हो, नरेंद्र मोदी वहीं पर 30 को आ रहा है, इसीलिए प्रशासन कह रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 30 को है, इसीलिए आपके कार्यक्रम को आज रद्द कर देते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट भी कर रहे हैं कि कम से कम प्रशासन और न्यायपालिका को समानता का व्यवहार करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, हम डेली फाइट कर रहे हैं। जो आप वकीलों के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, हम डेली फाइट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिटीजन ऑफ इंडिया, विलास खरात सिटीजन ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी के लिए विशेष कानून नहीं है, मेरे लिए कम कानून नहीं है, कानून के आधार पर दोनों समान है। तो कल मेरी वहां लड़ाई है कानून को, मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। हमने कहा अगर कार्यक्रम नहीं होने देते जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम करना मकसद नहीं है, फंडामेंटल राइट बचना चाहिए। फंडामेंटल राइट, बोलने का अधिकार, फंडामेंटल राइट बचना चाहिए। जब हम फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब होंगे तो समाज का आशावाद खत्म हो जाएगा। हम लड़ रहे हैं तो लोगों को यकीन हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है कि वामन मेश्राम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसी में आप लोगों की भलाई है। 6 अक्टूबर को पिछले साल नरेंद्र मोदी का जो नेता है मोहन भागवत, उसको हमने हमारी ताकत दिखाई, 4,50,000 लोग इकट्ठा किए थे। तो अब लोगों का यकीन हो गया कि आरएसएस और बीजेपी का बंदोबस्त करने वाला संगठन भारत मुक्ति मोर्चा तो है ही, मगर इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में लिया, वहां से ऐलान किया अगर इनके कार्यक्रम को रोक लगाते हैं हम सभी लोग कोर्ट में दाखिल होंगे। आने वाले समय में भी आपको बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आपका अगर देशव्यापी संगठन खड़ा हो गया तो आप ऐलान कर सकते हो कि आज हम कोर्ट बंद करते हैं। जैसा भारत बंद होता है, अगर वकीलों का संगठन हो जाए, आपके समाज के एजेंडे हो जाए, तो आप भी घोषित कर सकते हो। बार एसोसिएशन के हेड ब्राह्मण के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। बार एसोसिएशन से बड़ा संगठन है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन। संगठित ताकत के सामने दुनिया झुकती है। 3.5% ब्राह्मण हमारे 90% समाज को झुका रहा है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, मगर इसका नेतृत्व अगर वकील करे तो समाज का यकीन और विश्वास होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक लायक युवा हमारे समाज का नेतृत्व किया, तो आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर फक्र हो रहा है। उनके नाम पर हम आज अधिवेशन कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन में भी आप लोगों को अगुवाई करना होगा, आगे आना होगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।